हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? मस्त है, बिंदास रहो। मैं अनूप सिंह अपने चैनल अनूप कैम स्टडी में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को चैप्टर जो आरबीएससी पैटर्न का और सीबीएसई पैटर्न का है, बायोमोलिक्यूल जिसको जैव अणु बोलते हैं, उसका स्टडी करेंगे आज हम। ठीक है स्टूडेंटों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो जैव अणु होते क्या हैं। सभी सजीव पदार्थ जो होते हैं वो जटिल पदार्थों से मिलकर बने हुए, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, इन सभी पदार्थों से मिलकर बने हैं। तो हम इसका पहले पढ़ेंगे परिचय। क्या पढ़ेंगे बेटा? परिचय। देखो परिचय क्या है। सभी सजीव पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट में आगे आदि। स्टूडेंटों, अपना जो सजीव पदार्थ किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। पदार्थ क्या होते हैं? जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, वो क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। अब सजीव भी पदार्थ है और निर्जीव भी पदार्थ है। आप सभी विदित जानते हैं, आप सभी को पता है कि जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन। तो जो सजीव हैं वो भी पदार्थ में ही सम्मिलित होते हैं, उनका भी द्रव्यमान होता है। तो जो सजीव होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, न्यूक्लिक अम्ल है, शर्करा आदि पदार्थों से मिलके बने होते हैं। और जटिल पदार्थ ये सभी क्या हैं? ये सभी पदार्थ क्या हैं? जैव अणु हैं, जो जैव रासायनिक क्रिया द्वारा बनते हैं। जो किसके द्वारा बनते हैं? जैव रासायनिक क्रिया द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं बेटा? ये सभी जैव अणु यौगिक जैव रासायनिक क्रिया द्वारा बनते हैं। और जो जैव रासायनिक क्रिया द्वारा बन रहे हैं तो इन्हें जैव पदार्थ या जैव अणु कहना कोई भी गलत काम नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी ये जो हमने जटिल कार्बनिक पदार्थ लिखवाए हैं, इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर की
मरम्मत होती है और हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती है, जो गतिविधियां होती है, वो इन सब जैव अण्वीय पदार्थ से होते हैं। जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो इनसे हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। और जो विटामिन है, प्रोटीन है, ये सब अपने मरम्मत का कार्य करती हैं। न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिकी में आता है। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं जैव अणु की, यानी कि जो जैव यानी कि जीव, जैव बायो से रिलेटेड है। ये बायो मतलब बायो का शाब्दिक अर्थ होता है जैव, जीव नहीं होता बायो का। जैसे हम कहते हैं बायो, बायो का अर्थ क्या होता है? जैव। जैव यानी कि सजीव, सजीव यानी कि हम बात करते हैं जीव या प्राणी की। किसकी बात करते हैं? जीव या प्राणी की। सजीव क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। सजीव में गतियां होती है, सजीव में प्रजनन होता है, सजीव में श्वेषण होता है, सजीव में वृद्धि होती है, सजीव में पोषण होता है। तो ये सारी गतिविधियां जो हैं, अब हमें शरीर में पोषण कैसे होगा, हमारे पोषक तत्व हमें कौन कौन से चाहिए हमारे शरीर को। 7 आवश्यक पोषक तत्व हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल और यानी कि एक और बच गया अम्लीय पदार्थ जो होते हैं। क्या होगा इधर? अच्छा, तो क्या हम ये सभी 7 आवश्यक पोषक तत्व ले पाते हैं? क्या नहीं ले पाते? 7 आवश्यक पोषक तत्व हम डेली नहीं ले पाते हैं। नहीं ले पाते हैं तो क्या करते हैं? अपना शरीर की मरम्मत नहीं हो पाती है और हमारा शरीर क्या हो जाता है? कमजोर होने लग जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। तो आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। परिचय पढ़ा हमने कि सभी सजीव पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जिन कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल भी होते हैं, शर्करा आदि होती है। जो बायो जैव मॉलिक्यूल्स, इसका अगर हम डिस्कस करें जैव अणु का और डीपली, तो इसको बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब क्या होता है? जैव, और मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? आपको पता है, अणु। क्या होता है? अणु। मॉलिक्यूल्स अणु, यानी कि अणु कब बनते हैं? जब परमाणु समाहित होंगे, तत्व एकत्रित होंगे, तो 2 से अधिक तत्व क्या बनाते हैं? परमाणु बनाते हैं। और समान परमाणु से अणु बनते हैं। ये नहीं कि जैसे एक तत्व हाइड्रोजन का ले लिया, एक तत्व ऑक्सीजन का ले लिया, ये अणु बना देंगे। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं बनेगा। 2 तत्व यदि अलग अलग हैं तो उनसे यौगिक बनेगा। उनसे क्या बनेगा? यौगिक। लेकिन बना रहे हैं मॉलिक्यूल्स, अणु। हाँ, तो बेटा हम बात कर रहे थे कि जो बायो मॉलिक्यूल्स, जैव अणु, अणु क्या होते हैं? मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं। समान परमाणुओं के समूह क्या होते हैं? अणु होते हैं। समान परमाणुओं के समूह अणु होते हैं। ना कि कभी ये कह दो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बना दे? अणु। नहीं, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बना सकते हैं? अणु बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा N2O2, देखे हैं ना? N2O2 ये अणु फॉर्म में है। किस अवस्था में है? आणविक अवस्था में है। और इनकी परमाणुकता कितनी? अगर हम परमाणुकता की बात करें तो इसमें परमाणुकता कितनी होगी? 2, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? इसमें 2, तो इसकी परमाणुकता क्या होगी? 2। अणु तो कितना हुआ? 1। ऑक्सीजन का 1 अणु, हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन का 1 अणु। तो ये सभी क्या है? अणु, परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ठीक है बेटा, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम डिस्कस करेंगे, बहुत बेसिक तरीके से मजेदार टॉपिक है, कोशिका एवं ऊर्जा चक्कर। चक्कर पे चक्कर चलाएंगे, अब देखना भाई। कोशिका एवं ऊर्जा चक्र। तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे विद्यार्थियों?
हम सबसे पहले किसका डिस्कस करेंगे? कोशिका का डिस्कस करेंगे कि कोशिका क्या है, कोशिका क्या नहीं। ये देखो, इसके ऐसे पॉइंट मैं डिनोट करूंगा, आपको लिखने हैं। देखो बेटा, पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार। बस कोशिका पे आ गए हम सवाल। देखो भाई, कोशिका सजीव की संरचनात्मक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक व आनुवांशिक इकाई मानी जाती है। सजीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं क्या मानी जाती है? आनुवांशिक। ये है क्या? अच्छा, कैसी मानी जाती है? संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिक इकाई। संरचनात्मक कैसे? हमारे शरीर की संरचना, जो अपना शरीर की संरचनाएं हैं, जो अपना फेस है, जो अपने कान है, जो अपने हैंड्स हैं, जो भी अपनी स्ट्रक्चर जो है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है, वो इनसे बनी है। और क्रियात्मक, सभी बॉडी पार्ट, सभी के जो बॉडी पार्ट है डिफरेंट डिफरेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। यस या नो? यस। और आनुवांशिक इकाई कैसे है कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो स्लाइडेन और श्वान ने दिया था 1838-39 में, जिन्होंने क्या बताया था कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, अर्थात जो कोशिका पहले से उपस्थित है उन्हीं कोशिकाओं से कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। सिद्धांत क्या था कि जो कोशिकाएं उपस्थित हैं उन कोशिकाओं की उनकी उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिकाओं से मानी गई है। ये स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में दिया था। लेकिन अब जो कोशिका का जो रहस्य है वो बताएंगे हम, बहुत ही गंभीर रहस्य है। देखो बेटा, रहस्य क्या है? खोज। कोशिका की खोज, यानी खोजकर्ता। रॉबर्ट हुक 1665 में। यह तो सबसे बड़ी बात हो गई, लेकिन इसमें भी रहस्य है। मृत पादप कोशिका को देखा था। मृत पादप कोशिका 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत पादप कोशिका को देखा था, जिसे उन्हें सेलुला नाम दिया। क्या नाम दिया? सेलुला। क्या नाम दिया भाई? सेलुला नाम दिया। क्या नाम दिया कोशिका को? सेलुला नाम दिया। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब? इन 1665 में। अब जो बात है अपनी, जो मेन जो बात है, इसने मृत पादप कोशिका की खोज की थी बेटा, ये भी ध्यान रखना है। और इसने मृत पादप जो कोर्क, जो प्लांट की छाल ली थी, उस छाल का जो भाग था वो कोर्क भाग था, जो यानी कि जिसमें इसने सेल्फ सूक्ष्मदर्शी, स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से, जो इसने खुद ने सूक्ष्मदर्शी बनाया था, स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से उसने उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने पर उसने देखा कि जो ये कोशिकाएं थी
ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी। किसके समान दिखाई दी? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी। अब मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी तो उन्होंने उस स्थान को कोष या कोटर नाम दिया। जैसे छत्ते में भी शहद भरा होता है, उन जगह को हम क्या कहते हैं? कोष या कोटर कहते हैं। तो उसने, जो रॉबर्ट हुक था, उसने उसको कोटर नाम दिया, कोष कहा गया। क्या कहा गया? कोष या कोटर कहा। तो उसके बाद उसका नाम क्या दिया गया? सेलुलर नाम दिया गया। ये तो किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा। हो गया। थर्ड पॉइंट देखो भाई, जीवित कोशिका की खोज। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई। अब ये भी रहस्य है कि जो जीवित कोशिका की जो खोज थी वो किसने की? आप ध्यान रखना, एंटन, जो एंटन लगाए वो ध्यान रखना। कौन ध्यान रखना है? एंटन। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई। कोशिका में क्या पाए जाते हैं? कोशिका के होते हैं कोशिकांग। कोशिका में क्या होते हैं? कोशिका। और जो बात है, इसने कोशिका को एनिमल क्यूल नाम दिया। एनिमक्यूल नाम दिया। एनिमल क्यूल। क्या नाम दिया भाई? एनिमल क्यूल नाम दिया। अब जो एंटोनी वॉन ल्यूवेन जो हॉक थे, इन्होंने जो इसकी खोज की थी, जैसे इसने 1665 में की थी, और जो ये एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक था, ये बात कर रहे हैं हम 20वीं शताब्दी। अब आके मैंने खोज करी 1974 में। कब इसने डिस्कवर किया उसको? 1974 में इसने इसको डिस्कवर किया। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई। इसने कोशिका को एनिमल क्यूल नाम दिया। कोशिका में क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। कोशिका में क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। कोशिका में उपस्थित द्रव्य, कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका में उपस्थित द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य होता है। जो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बेटा हम बात कर रहे थे, अभी इरेज कर दिया हमने। सामान्यतः जो कोशिका है उसके हम 3 भाग पढ़ेंगे अपने चैप्टर में। कोशिका के 3 भाग कौन कौन से पढ़ेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले कोशिका झिल्ली। दूसरा हम पढ़ेंगे
कोशिका द्रव्य, तीसरा हम पढ़ेंगे केंद्र। तो अब हम फर्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं कोशिका झिल्ली को। देखिए बेटा, तो कोशिका झिल्ली होती है, इसे एक नाम और है कोशिका कला, और इसे एक नाम और है जिसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है चयनात्मक झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से जो पोषक जो पदार्थ होते हैं वो इसी झिल्ली के थ्रू अंदर जाते हैं। तो यह झिल्ली जो मेम्ब्रेन है, सिलेक्शन मेम्ब्रेन के नाम से भी जानी जाती है, कि जो अपनी कोशिका को चाहिए उन्हीं मिनरल्स को अंदर आने देती है, बाकी को ये हटा देती है। अर्धपारगम्य होती है। कैसे होती है? अर्धपारगम्य होती है और लिपिड और वसा की बनी होती है। बाह्य जो आवरण होता है इसका, वो लिपिड और वसा का होता है। रक्षा का काम करती है। किसका बना होता है? रक्षा का कार्य करती है। अब देखो बेटा, इसमें लिपिड और वसा दोनों एक ही हैं। अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें, कोशिका भित्ति पादपों में होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति की सेल वॉल बोलते हैं इसको, और सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंस होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो लिपिड को हटा के प्रोटीन कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे। जो प्रोटीन वह वसा की बनी होती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पता होगा आपको, अभी बताया, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली प्राणियों में पाई जाती है। पादप और प्राणी में अंतर तो आप समझते ही होंगे। जो किसका कार्य करती है? रक्षा का कार्य करती है। किसकी रक्षा करती है? कोशिका की रक्षा करती है। कोशिका के बाहर होती है, कोशिका की रक्षा करेगी कोशिका झिल्ली। इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो भी अपने कोशिका के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उन्हीं को उसमें प्रवेश कराने देती है। देखो कैसे, यह है अर्धपारगम्य, यह है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य का मतलब, जैसे आपने अपने घर में चालनी देखी होगी, चालनी देखी है चाय छानने वाली, तो उसमें से हम देखते हैं कि जो चाय के जो लिक्विड जो पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे आ जाते हैं और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। यस या नो? तो वो झिल्ली, वो चालनी जो है वो चयनात्मक का कार्य कर रही है। जो उसने चयन किया, जो सॉलिड पार्टिकल थे उसको ऊपर रख लिया और जो द्रवित पार्टिकल थे उनको कहां रख दिया? नीचे भेज दिया। तो यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब एक बात और ध्यान देने की क्या है, इसकी जो परत होती है वो दोहरी परत की होती है।
इसको एक नाम और है, यह जीव द्रव्य कला को घेरे रहती है। यह जीव द्रव्य को घेरे रहती है। यह किसको घेरे रहती है बेटा? जीव द्रव्य को घेरे रहती है, इसलिए इसे जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। जीव द्रव्य कला क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जीव द्रव्य को घेरे रहती है। कला का मतलब होता है आवरण। जीव द्रव्य के बाहर का आवरण वो क्या होता है? जीव द्रव्य कला होता है। वो क्या होता है? जीव द्रव्य कला होती है। ठीक है बेटा, कला यानी कि आवरण, जीव द्रव्य को जो घेरे रहे वो जीव द्रव्य कला होती है। और एक बात आप सभी ने देखी होगी, हमने ये भी जाना है, पहचाना है कि जो बॉडी पार्ट है उसमें से करंट फ्लो होता है। सुना होगा आप सभी ने। हमें कैसे होते हैं? हम हमारे शरीर में यदि तार पकड़ ले, हम करना नहीं ऐसे प्रैक्टिकल कि जो एक वायर अपने बोर्ड में लगा दी, बोर्ड में लगा, स्विच ऑन किया, आपने जी में दबा को बैठे रह जाओ बेटा। प्रैक्टिकल मत करना। क्यों? क्योंकि जो अपना शरीर है वो कैसा होता है? आवेशित होता है। अब वो आवेश का रीजन बताएंगे हम कि जो आवेशित होता है वो क्यों होता है। वो इसी झिल्ली के कारण जो जीव द्रव्य के अंदर जो द्रव भरा है वो द्रव कैसा होता है? आवेशित होता है, चार्जिड होता है। वो द्रव्य कैसा होता है? आवेशित होता है। यह भी ध्यान देंगे। जीव द्रव्य जीव द्रव्य कैसा होता है? आवेशित होता है। कैसा होता है? आवेशित। इसी वजह से हमारे बॉडी पार्ट से करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है बेटा, ये भी ध्यान रखना, बहुत बढ़िया बात है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2, कोशिका द्रव्य। पानी तो क्या दो ना पियाओ। हाँ तो बेटा हम बात कर रहे हैं कोशिका द्रव्य की। किसकी बात करेंगे? कोशिका द्रव्य की। जो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है वो क्या होता है? कोशिका द्रव्य। देखो बेटा, यह द्रव्य या यह लिखन क्या द्रव्य लिखो के हिंदी झाड़ होगा। यह केंद्रक व, देखो ध्यान देना, केंद्रक व प्लाज्मा झिल्ली के मध्य पाया जाता है। किस किस के मध्य पाया जाता है? केंद्रक व प्लाज्मा झिल्ली के मध्य, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहा था हमने, और ये केंद्रक झिल्ली, जीव द्रव्य कला, उनके मध्य जो द्रव भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। इस द्रव्य में कोशिका के विभिन्न अंग, भाई यहां तक दिख रहा है क्या? कोशिका के विभिन्न अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रवी, जालिका,
गोल्जी का राइबोसोम, लाइसोसोम आदि अंग पाए जाते हैं। आदि अंग पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? आप सभी को पता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस, शक्ति गृह, बिजली घर। पावर हाउस, देखो भाई, शक्ति गृह, शक्ति गृह, शक्ति गृह, बिजली घर आदि नाम से इसको जाना जाता है। राइबोसोम देखना भाई, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इसको। इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। जो अपने प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो राइबोसोम में ही होता है। लाइसोसोम, ये देखो, यह खतरनाक है भाई, यो खतरनाक है। यो पीओडी है ना, पीओडी। पीओडी समझो, जो आदमी दारू पी ले वो भूल जाए कि यह मेरा अपनो है कि परायो है। वो सब दार में धर दे है ना, तो यह लाइसोसोम भी ऐसा ही है। सब दार में धर दे, कहीं धर दे, यह आत्मघाती थैली के नाम जान जाए भाई। इसे क्या कहते हैं? आत्मघात थैली कहते हैं। क्योंकि जब ये है जो इसके अंदर जो एसिड की मात्रा हो जाती है तो ये थैली फट जाती है और पूरे शरीर में जो एसिड की ज्यादा सेक्रेशन हो जाता है और जलन वगैरह होना, ये सारी क्रियाएं होती है। और यह जो जब फटती है तो इसमें जो लाइसोसोम होते हैं वो कोशिकाओं का भक्षण करने लग जाते हैं और वो ये नहीं देखते कि यह मेरी कोशिका है या दूसरा कहीं कोशिका है, वो सभी को भक्षण करने लग जाते हैं, सभी को खाने लग जाते हैं। तो दरड़ो हो ना, अपना तक मतलब है कि पड़ोसियों किमी हो जाओ, कि बड़ा भूखा मरो कुछ हो, तो यो है लाइसोसोम आत्मघात थैली नाम जानते हैं। तो अब जल्दी से छोटा टॉपिक और बचा है अपना, केंद्रक। इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, बहुत बड़ा रहस्य है इनमें तो भाई। केंद्रक, कोशिका का मध्य भाग, कोशिका का जो बीच का एकदम जो सेंटर पार्ट होता है, कोशिका के बीच का, सपोज ये कोशिका है, इसका जो बीच का जो पार्ट है अय्या, वो क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक की खोज ले भाई, यानी कि खोज करी थी के करवाना भाई, खोज रॉबर्ट। सांस थाम के बैठ जाओ, रॉबर्ट हुक नहीं लिखूंगा, रॉबर्ट ब्राउन। खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब की? 1831। कब की बेटा? 1831 में की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। और इसमें जो केंद्रक जो भाग है कोशिका का नियंत्रण करता है, पूरी कोशिका को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? केंद्रक होता है। और एक सबसे बड़ी आपको जानकारी बता रहा हूं जो आज तक आपने ब्यूरो को नहीं, कौन सी को नहीं ब्यूरो? वो देखो, मानव शरीर की आरबीसी
कौन सी? आरबीसी, रेड ब्लड का पल्स केंद्रक विहीन होती है, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। बट लेकिन किंतु परंतु ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, यह ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये आपका जनरल नॉलेज के लिए है कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाए। मानव शरीर की आरबीसी कैसी होती है? केंद्रक विहीन होती है, जबकि ऊंट की आरबीसी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। तो बेटा आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। कोशिका का हमने पढ़ लिया है, ऊर्जा चक्कर, चक्कर पे चक्कर कल चलाएंगे, आज चक्कर इतना ही बाकी है। थैंक यू, हैव ए नाइस नाइट।